जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन उसकी धड़कन आज भी हमारे जीवन में महसूस होती है। यही तो भारत की कहानी है। चलिए, इस सफर में हम भारत के प्राचीन इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 5000 साल पुरानी कोई संस्कृति आज भी जिंदा कैसे है? कैसे ये इतने उतार चढ़ाव और बदलते समय के साथ खुद को ढालती रही? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका जवाब छिपा है जीवंत विरासत यानी लिविंग हेरिटेज के कॉन्सेप्ट में। भारत की विरासत सिर्फ खंडरों या म्यूजियम में कैद नहीं है। ये एक जीती जागती ताकत है जो हमारी यादों और रीति रिवाजों में बहती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये कनेक्शन। सिंधु घाटी की मोहरों पर मिले पशुपति और आज के भगवान शिव की पूजा, इनमें एक सीधा रिश्ता दिखता है। सोचिए तो, करीब 5000 साल का फासला, लेकिन आस्था की डोर वही है। अतीत सचमुच हमारे आज में बह रहा है। तो हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसकी कहानी कभी टूटी ही नहीं, एक ऐसी अटूट धारा जो आज भी सांस लेती है। तो चलिए, समय में पीछे चलते हैं और इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है पाषाण काल यानी स्टोन एज से। यहीं पर हजारों साल पहले हमारे शुरुआती पूर्वजों ने इस महान संस्कृति के धागे की पहली बुनाई की थी। तो देखिए कि इंसान ने कैसे धीरे धीरे तरक्की की। पहले पूरा पाषाण काल में वो सिर्फ शिकारी थे, गुफाओं में रहते थे। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब उन्होंने छोटे और ज्यादा पहने पत्थर के औजार बनाए जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव नव पाषाण काल में, जब उन्होंने खेती करना सीख लिया और गांव बसाकर एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। ये इंसान के इतिहास का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा मोड़ था। और ये पेंटिंग्स ये शानदार ढंग से दिखाती हैं कि वो लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे। भीमबेटका की ये रॉक पेंटिंग्स हजारों साल पुराने जीवन में झांकने की एक खिड़की जैसी हैं। इसमें शिकार है, नाच गाना है, और यहाँ तक कि उनकी धार्मिक मान्यताएं भी दिखाई देती हैं। ये उस समय का एक जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, सीधा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ये अपने आप में एक महान शहरी पहेली है, एक ऐसी कमाल की विकसित संस्कृति जिसके कई राज आज भी हमें हैरान करते हैं। तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी बात थी इसकी प्लानिंग। 8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली हुई। और इनका कंस्ट्रक्शन देखिए, 1:2:4 के अनुपात में पक्की हुई ईंटें, मतलब हर ईंट एक ही साइज की। और ये ग्रिड आधारित ड्रेनेज सिस्टम, कमाल है। जरा सोच कर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शहर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास आज के मॉडर्न शहरों जैसी नालियों की व्यवस्था थी। सचमुच अविश्वसनीय। जरा इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ शहरों की इतनी बड़ी भव्य योजना और दूसरी तरफ उनके बनाए छोटे छोटे बारीक गहने, मोहरें और मूर्तियां। इससे पता चलता है कि वो लोग बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट और छोटी छोटी कलात्मक चीजें बनाने, दोनों में ही माहिर थे। लेकिन हड़प्पा समाज में बहुत कुछ रहस्यमयी भी है। उनकी एक लिखाई थी, एक लिपि जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हमें वहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के महल भी नहीं मिले हैं, जो उस समय की दूसरी सभ्यताओं से इसे बिल्कुल अलग बनाता है। शायद ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जहाँ काफी समानता रही हो। तो सवाल ये है कि इतने बड़े शहर बने कैसे? ये एक तरह का इकोलॉजिकल साइकिल था। उपजाऊ जमीन ने खेती की नींव रखी, इससे जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, जिसने बढ़ती आबादी का पेट भरा। फिर आई टेक्नोलॉजी, जैसे कांसे के औजार और कुम्हार का चाक। इससे दूर दराज के देशों से व्यापार बढ़ा और इन सब को संभालने के लिए बड़े बड़े संगठित शहर बनाने पड़े। लेकिन जैसे इसका उदय हुआ, वैसे ही इसका पतन भी हुआ, और उसकी वजह भी काफी हद तक पर्यावरण ही थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून कमजोर हो गया, भूकंप और नदियों के रास्ता बदलने जैसी आपदाओं ने खेती और व्यापार को तबाह कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई और लोग शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ चले गए। शहर तो वीरान हो गए, लेकिन उनकी कला, उनकी मान्यताएं वो बीज की तरह मिट्टी में दबी रहीं, जो बाद में फिर से उगने वाली थीं।
हड़प्पा के बाद इस जमीन पर एक नई सांस्कृतिक लहर आई जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। ये अपने साथ नई भाषाएं, नए विचार और समाज का एक बिल्कुल नया ढांचा लेकर आई। शुरुआती वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और उनका समाज काफी लचीला था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और लोहे के औजारों ने खेती को आसान बना दिया, लोग एक जगह बसने लगे। अब छोटे छोटे कबीले बड़े राज्यों में बदलने लगे जिन्हें जनपद कहा गया। और इसी समय समाज में काम के आधार पर जो बंटवारा था वो भी और पक्का होता गया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के तौर पर जानते हैं। ये भारतीय समाज के लिए एक बहुत गहरा बदलाव था। तो हम घूम फिरकर अपने उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। आखिर वो क्या राज था जिसने भारतीय संस्कृति को इतने सारे बदलावों और नए प्रभावों को अपने अंदर समा लेने की ताकत दी, बिना टूटे हुए? और ये स्लाइड इसका जवाब है, एसिमिलेशन, यानी अपने अंदर समा लेने की क्षमता। सोचिए, जैसे एक बड़ी नदी अपने रास्ते में आने वाली छोटी छोटी धाराओं को खुद में मिला लेती है और भी विशाल हो जाती है, ठीक वैसे ही भारतीय संस्कृति ने बाहर से आए नए विचारों और लोगों को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर खुद को और भी अमीर बनाया है, और वो भी अपनी पुरानी जड़ों को मिटाए बिना। और ये तस्वीर पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, ये तीन धाराएं कभी गायब नहीं हुई। वे बस एक दूसरे में मिलती गईं, एक दूसरे के साथ गुंथती गईं, और उन्होंने मिलकर भारत की जीवंत विरासत की एक ऐसी मजबूत नदी बनाई जो आज भी बह रही है। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक संस्कृति सच में एक नदी की तरह है, तो ये नदी अब आगे कहाँ बह रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्राचीन और जिंदा सभ्यता भविष्य में क्या रूप ले